दोस्तों नमस्कार। सनातन डिस्कवरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मित्रों मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय के को लेकर उपस्थित हुआ हूं जिस पर जानने समझने का अवसर मुझे 17-18 साल पहले मिला था। चूँकि खबरों में सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, बोस जी को लेकर के तरह तरह के तथ्य, व्याख्याएं सामने आ रही हैं, तो फिलहाल वर्तमान में मेरी रुचि का विषय न होने के बावजूद भी मैं आज इस विषय पर जो इतिहास के मुख्य संदर्भ स्रोत, ओरिजिनल सोर्सेज मुझे पढ़ने का अवसर मिला अपनी पत्रकारिता के समय में, और सुभाष बाबू चूँकि मेरी रुचि के विषय रहे हैं 18-19 साल पहले, कई वर्षों तक मैंने सुभाष बाबू के जानने के में यत्न किया। आज सोशल मीडिया पर कुछ सुभाष बाबू को लेकर जो प्रश्न, शंकाएं उठ रही हैं, मुझे लगा कि संभवतः मैं उनका निराकरण कर सकूं। इस हेतु से मैंने अपनी स्मृति के आधार पर कुछ बिंदु तैयार किए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस में उन्हें फासिस्ट कहकर प्रचारित किया जा रहा है, चूँकि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए फासिस्ट देशों से मदद की गुहार लगाई थी। इस आधार पर सुभाष बाबू को फासिस्ट कहकर प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने पहले यूएसएसआर, सोवियत रशिया से मदद की गुहार लगाई थी, पर चूंकि वहाँ से उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल सकी, इस कारण से वो जर्मनी चले गए थे, जो कि उस समय वहाँ पर फांसीवादी हिटलर की तानाशाही थी। हालांकि ये भी एक सत्य है कि सोवियत रशिया की मदद से ही वो जर्मनी पहुंचे थे, पर चूंकि सोवियत रशिया प्रत्यक्ष रूप से सुभाष बाबू की मदद नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने उनके एस्केप में, वहाँ से निकल जाने में केवल पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा, वो सब उनका सहयोग किया था। तो हम बिंदुवार चर्चा करते हैं मित्रों। पहला आरोप सुभाष बाबू पे फासिस्ट होने का है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सुभाष बाबू की मानसिक संरचना, माइंड ऑफ सुभाष बाबू किस तरह का था, किस तरह का बना। सुभाष बाबू, ये हम सब जानते ही हैं कि एक कांग्रेस के भीतर गर्म दल के नेता थे, और सुभाष बाबू एक उदारवादी नेता क्यों नहीं थे, इसके भी
या उदारवादी नेता वो क्यों नहीं बन सके, उनके उग्रपंथी विचार क्यों थे, इसके भी बीज हमें इतिहास में स्पष्ट दिख जाते हैं। ये सभी आप लोग जानते ही हैं कि वो आईसीएस की परीक्षा में पास हुए। चितरंजन दास बंधु जी को वो पत्र लिखा करते थे, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, इंग्लैंड से ही, कि वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी चाहते हैं। वो अंग्रेजों के गुलाम बनकर ये आईएएस आईसीएस की नौकरी, जो उस समय आईसीएस था, नहीं करना चाहते। जब सुभाष बाबू भारत आए और जब उन्होंने कांग्रेस की उदारपंथी समझौता प्रस्त नीतियों को देखा, तो उनके विचार धीरे धीरे उग्रपंथी होते चले गए। ऐसा नहीं है कि सुभाष बाबू के रेडिकल विचार से पहले तिलक, बिपिन चंद्रपाल, श्री अरविंद घोष, ये सभी लोग गरम दल के नेता रहे हैं। कांग्रेस के भीतर ही एक गरम दल रहा है। सुभाष बाबू का कांग्रेस के भीतर रेडिकल विचारों का होना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। उसकी एक लंबी परंपरा कांग्रेस में पूर्व से ही मौजूद थी। मित्रों, 20 के दशक में 1925 के बाद सुभाष बाबू ने यह अनुभव किया कि एक दिन कांग्रेस भारत को आजाद कराने में तो सफल हो जाएगी, परंतु यह आजादी उसे सत्ता हस्तांतरण के द्वारा मिलेगी, ट्रांसफर ऑफ पावर के द्वारा। और उनका मानना यह था, ऑन रिकॉर्ड है उनकी ये बात, कि सत्ता हस्तांतरण के द्वारा देश के लोगों का चरित्र निर्माण नहीं हो पाएगा, उनमें वह अनुशासन और चरित्र निर्माण नहीं हो पाएगा। ये अनुशासन और चरित्र निर्माण ऐसे दो बिंदु उनके सामने थे, जिसके कारण उनका प्रारंभ से ही भारत के भीतर एक सेना जैसी गठित करके सशस्त्र संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध करने की पूर्व पीठिका को तैयार करता है, उनके मानस की। उनका यह मानना था कि एक सशस्त्र सुगठित सेना के द्वारा संघर्ष करने पर जिस आजादी की हम कीमत चुकाएंगे, जिस आजादी को हम खून से सींचेंगे, उसमें अनुशासन और चरित्र की राष्ट्र का निर्माण होगा। वो सत्ता हस्तांतरण में इन दोनों चीजों का सर्वथा भाव पाते थे, राष्ट्रीय चरित्र और अनुशासन का। उनका कहना था कि भारत भले ही आजाद हो जाए, पर वह एक अनुशासित और राष्ट्रीय चरित्र से विहीन देश होगा। ऐसी ही आशंका श्री अरविंद घोष भी बहुत पहले जता चुके थे। 1916-17 के आसपास ही, जब गांधी का उभार हो ही रहा था, श्री अरविंदो ने यह कहा था कि भारत यदि सत्ता हस्तांतरण के चलते आजाद हुआ, जो कि पूरी संभावना है जिसकी, तो इस पर राज करने वाले नेता गुंडे, स्काउंड्रल और पूरी तरह से भ्रष्ट नेता होंगे। क्योंकि खाली नेहरू, पटेल, सी राजा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बल पे ही पूरे देश का शासन नहीं चलना था। और भी कांग्रेस में नेता थे, और कांग्रेस के नेताओं की तो स्थिति यह थी कि
1937 में जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश, जिसे उस समय यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, उस समय अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत यानी यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस की विधानसभा में अपने कुछ बिल पारित कराने के लिए कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त की थी। यह आजादी से पहले की बात है, 1937 की। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इसका पुरजोर ये मुद्दा उठाया था यूनाइटेड प्रोविंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो इस समय लखनऊ में, जिसे आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा बोलते हैं। यानी हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के चरित्र की पोल पट्टी 1937 में ही खुल चुकी थी। ये तो कांग्रेस के कुछ बड़े स्टेट्समैन लीडर थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मालवीय जी पहले थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब जो नेहरू, पटेल जिन्हें आप जानते हैं, ये 10, 15, 20 लोग नेताओं की, स्टेट्समैन बल्कि इनको कहिए, ये लीडर्स नहीं, स्टेट्समैन थे। इनके अलावा जो स्थानीय नेता थे, उनके चरित्र का भंडाफोड़ बहुत पहले हो चुका था। और ऐसी आशंका भंडाफोड़ से पहले श्री अरविंदो जता चुके थे। तो मित्रों, मैं फिर से उसी बिंदु पर आता हूं। सुभाष बाबू ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कलकत्ता में एक आयोजन में अपने कार्यकर्ताओं को फौजी ड्रेस पहनाई थी और खुद भी फौजी ड्रेस पहनकर मार्च किया था। उनका सेना या सुगठित आर्मी बनाकर संघर्ष करने के पीछे वह मूल्य काम कर रहे थे जो वो राष्ट्र में विकसित, पल्लवित, पुष्पित करना चाहते थे। अनुशासन और नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। उनका झुकाव कोई सेना या आर्मी की तरफ अनायास नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई और विकल्प नहीं दिखता था। गांधी जी के अहिंसा सत्याग्रह को वो बिल्कुल ठीक मानते थे, लेकिन उनका कहना यह था कि गांधी जी के लिए अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, ये सब चीजें गांधी जी की आंतरिक मूल्यों से निश्रित है, जबकि कांग्रेस के अन्य नेता या कार्यकर्ता इसे केवल नीति के तौर पर अपना रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत गहरी बात है। जो मूल्य गांधी जी के लिए स्वाभाविक थे, जो उन्होंने एक लंबे अपने आप को तपा करके और आत्मिक रूपांतरण के द्वारा प्राप्त किए थे, जो उनके लिए स्वाभाविक थे, वही कांग्रेस के लिए नीति थी, मैकेनिकल था, उसके लिए यांत्रिक था। उससे कोई राष्ट्र का या नेताओं का चारित्रिक निर्माण यहां के लोगों का नहीं होना था। ऐसी आशंका, ऐसा विश्लेषण सुभाष बाबू पहले ही कर चुके थे। तो मित्रों, फासिस्ट सुभाष बाबू बिल्कुल नहीं थे। कलकत्ता में एक बार 1930-35 के बीच में या 35 के आसपास जर्मनी के कुछ विदेश फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी कलकत्ता आए थे। सुभाष बाबू कांग्रेस के उस समय प्रमुख नेता थे और सुभाष बाबू उनसे जाकर मिले थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी बहुत दूर था, तब तक नहीं छिड़ा था। सुभाष बाबू बहुत समय से ये सोच रहे थे कि कैसे हम दूसरे देशों की सहायता से भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि सुभाष बाबू जानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी में लड़े थे, वो जर्मनी देश में बहुत सारे कैदी बनाए हुए थे, जेलों में थे। उनकी योजना थी कि उन कैदियों को छुड़ाकर और यूरोप के अन्य देशों में भी जहां जहां भारतीय सैनिक कैदी हैं,
वहां एक आर्मी बनाई जाए और भारत से अंग्रेजों को संघर्ष करके उस आर्मी के द्वारा खदेड़ा जाए। ऐसे समर्थन को जुटाने के प्रयास सुभाष बाबू 1928-29 से ही कर रहे थे लगभग। तो दोस्तों, एक बड़ा रोचक तथ्य मैं आपको बताऊं। 1930 के दशक में सुभाष बाबू जर्मनी गए थे और उन्होंने तब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं छिड़ा था और उन्होंने हिटलर से मिलने का प्रयास किया था जब वो कांग्रेस के नेता थे। तब तक अध्यक्ष नहीं बने थे। अध्यक्ष संभवतः वो पहली बार 1938 में बने हैं और 39 में जब दोबारा बार चुने गए तो वो गांधी जी की असहमति की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। तो मित्रों, हिटलर ने सुभाष बाबू से मिलने का समय नहीं दिया था, क्योंकि हिटलर जैसे बड़े नेता कांग्रेस के उसी नेता से मिल सकते थे जिसका कोई वहां कद हो। ऐसा नहीं सुभाष बाबू का कद नहीं था, लेकिन सुभाष बाबू उस समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। अगर वो उस समय प्रेसिडेंट होते या रहे होते तो हिटलर उनसे 30 के दशक में ही मिल चुका होता जब जर्मनी गए थे सुभाष बाबू। मित्रों, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 में, और तब जब वो एस्केप करके रशिया होते हुए, काबुल होते हुए, रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचे, तब उनके साथ ये टैग लगा हुआ था कि वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके इस भूतपूर्व उपलब्धियों को देखते हुए हिटलर जैसा बड़ा नेता उसने सुभाष बाबू को मिलने का समय दिया था। हिटलर के जो पर्सनल विदेश मंत्री थे, अब उनका नाम मुझे याद नहीं, सुभाष बाबू के अच्छे मित्र थे। और तो मित्रों, सुभाष बाबू का यह मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस वजह से उन्होंने जर्मनी से अपनी सहयोग मांगा। और यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, कि हिटलर ने जब उनसे कहा कि भारत की जो नस्ल है, कौम है, वो आजादी के लायक नहीं है, तो इस पे सुभाष बाबू ने अपनी नाराजगी हिटलर के सामने ही जता दी थी कि आप ऐसा नहीं कह सकते। हिटलर ने ये कहा था सुभाष बाबू को कि मैं इस शर्त पर आपको सहयोग कर सकता हूं कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत जर्मनी के अधीन काम करे। सुभाष बाबू इस पर सहमत नहीं हुए थे और इस बात से, उनकी इस देशभक्ति को देख करके हिटलर बहुत प्रभावित हुआ था और उसने सुभाष बाबू को यह आश्वासन दिया था कि जर्मनी की जेल में जो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय कैदी हैं, उन सबको वो रिहा करके आप यहां पर अपनी एक इंडियन लीजन बना लीजिए, भारतीय सेना, जो कि सुभाष बाबू ने बनाई थी। बाकायदा वर्दी, हथियार उन्हें दिए गए थे। तो मित्रों, उसी बीच जर्मनी में काफी समय रहे सुभाष बाबू। आप ये सब जानते ही हैं, उनकी टाइपिस्ट थी एमिली, उनसे उनका प्रेम विवाह हुआ वहीं, जिससे बच्ची भी है एक, आज भी हैं वो। तो मित्रों, ये सब कहानी आप जानते ही हैं, तथ्य सब जानते ही हैं। कुछ समय बाद हिटलर का सुभाष बाबू की अप्रोच से असहमति हो गई, क्योंकि सुभाष बाबू
अब अधिक सहयोग मांग रहे थे और वो चाहते थे कि वो अब भारत के फ्रंट पे जाके ब्रिटिशों से दो दो हाथ करे, उनकी इंडियन लीजन। तो उसमें जर्मनी से उन्हें और सहयोग चाहिए था। हिटलर ने ये मना कर दिया। तो मित्रों, फिर पनडुब्बी से होते हुए आप सब जानते ही हैं, किसी तरह उन्होंने सेटिंग की। वो भी एक लंबी कहानी है, उसके मैं ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, विस्तृत ब्यौरे में। और वो जापान पहुंच गए, जहां रास बिहारी बोस ने पहले से ही एक उनका पत्र व्यवहार हो रहा था पहले से ही, और उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज बना ली। मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जब सुभाष बाबू ने जर्मनी से भागे, एस्केप किया, जापान पहुंचे, तो हिटलर ने चिढ़ करके जो इंडियन लीजन बनी हुई थी वहां, भारतीय सैनिकों की आर्मी, उसे पूरी की पूरी को गोली से उड़वा दिया था। जो लोग सुभाष बाबू को फासिस्ट कहते हैं या ये कहते हैं कि उन्होंने भारत की अस्मिता या स्वाभिमान के साथ समझौता किया है, उन्हें पूरे तथ्य मालूम नहीं है। देखिए, जब भी कोई सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है तो उसे बड़ी लाइब्रेरीज में जाके सोर्सेज देखनी चाहिए। लगभग 15 साल पहले ज्ञान प्रकाशन ने ओरिजिनल पेपर्स छापे हैं, डॉक्यूमेंट्स, आईएनए के बारे में, सुभाष बाबू के बारे में। वे डॉक्यूमेंट जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, वे सब निकलते हैं, उनके आधार पर वो फिर इतिहास लिखा जाता है। तो मित्रों, एक व्यापक शोध की आवश्यकता पड़ती है कोई भी बात कहने से पहले। मित्रों, एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहूंगा। सुभाष बाबू के मन पर जो ब्रिटिशों के प्रति घृणा जो सुभाष बाबू की थी, उसमें आग में घी का काम एक और घटना ने किया था। आप जानते हैं 1930 आई थिंक या 31, बंगाल के क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ सान्याल, जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के साथ जेल में बंद थे, उन्होंने वहां खाने के घटिया स्तर को लेकर के भूख हड़ताल की थी। लगभग 2 महीने से ऊपर वो भूख हड़ताल चली थी। उसमें जितेंद्र नाथ सान्याल की भूख हड़ताल के दौरान मौत हो गई थी। सुभाष बाबू उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए जेल में गए थे, और सुभाष बाबू के मन में ये बात बहुत गहरे बैठ गई थी कि इन ब्रिटिशर्स से ऐसी आजादी भी क्या लेना जो ये हमें भीख में दे। इन्हें लड़कर ये बताना है कि आजादी कैसे ली जाती है। मित्रों, किसी व्यक्ति के मन पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका भी एक मन है, उसका एक चरित्र है, और वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसकी उपेक्षा करके हम केवल उनके उन घटनाओं के आधार पर ही उस व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के एक्ट्स ऊपर से देख के, केवल उसका ऊपर ऊपर से आपने एक्ट्स देख रहे हैं, वो व्यक्ति किन परिस्थितियों में क्या कार्य कर रहा है, क्या उसका मनस है, मानस बिना जाने आप किसी भी बड़ी चेतना का मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। तो मित्रों, ये सोशल मीडिया पे इतनी अधकचरी चीजें, एक तो जानकारियां पूरी नहीं है और बहुत ही घटिया स्तर का विश्लेषण, एक एक विषय आपके कई कई वर्ष ले लेता है।
जानने समझने के लिए। एक दो नए तथ्य लोगों को पता लगते हैं और वो ठूं उठाए और अपना उठा करके अपना सोशल मीडिया पे वीडियो बना दिया और एक सनसनी सी फैला देते हैं। उसमें कोई सत्यता, गंभीरता, सिंसियरिटी कहीं दूर दूर तक नहीं होती। मित्रों, दूसरा बिंदु यह है कि आजाद हिंद फौज जो जापान में बनाई थी रास बिहारी बोस ने, जो पहले इसकी, उसमें एक कियानी साहब थे जो मुस्लिम थे और आईएनए में बड़े अफसर थे। जब सुभाष बाबू नहीं रहे और जापान लड़ाई हार गया, तो कियानी साहब भारत आ गए और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान की आर्मी में अधिकारी हो गए। और 1948 में जो कबायलियों का कश्मीर पर हमला जो पाकिस्तानी फौज ने ही कराया था, उसे कियानी साहब लीड कर रहे थे, जो कि आजाद हिंद फौज में अफसर थे। अब आरोप यह लगाया जाता है कि आजाद हिंद फौज में तो जिहादी घुसे हुए थे। अरे भाई, जब वो यहां से निकले भारत से, तब भी बहुत सारे मुस्लिम मित्रों ने ही उनका सहयोग किया था। अफगानिस्तान में भी कुछ मुस्लिम मित्रों ने ही उनका सहयोग किया था रशिया जाने के लिए। रशिया से फिर जर्मनी गए। वहां हिंदू मुस्लिम का कोई कोई विषय ही नहीं था। आजाद हिंद फौज जिन मूल्यों पर थी, क्योंकि सुभाष बाबू का यह मानना था, ऑन रिकॉर्ड लिखा है, उनकी किताब पढ़िएगा आप, इंडियन स्ट्रगल, कि एक फौज ही मुझे भारत में एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान है। क्योंकि फौज में धर्म के आधार, सांप्रदायिक सोच नहीं होती, धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं होता। तो उस सैनिक शासन को या सैनिक व्यवस्था को इस वजह से भी अच्छा समझते थे कि इसमें सांप्रदायिक समस्या हल हो जाएगी और समाज में भी सांप्रदायिक उपद्रव की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि सैनिक शासन कठोर शासन होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप वो आप जानते ही हैं। अब कियानी साहब जब पाकिस्तान चले गए पार्टीशन के बाद, उन्होंने विकल्प चुन लिया जाने का और वो वहां पाकिस्तान के हितों को सर्व कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उन पे आप सांप्रदायिक होने का जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे तो जिन्ना भी पहले कांग्रेसी थे, सेक्युलर थे, गांधी से प्रतिस्पर्धा के चलते वो सांप्रदायिक हो गए। उन्होंने तो बल्कि नेहरू की भी आलोचना की थी, गांधी जी की आलोचना की थी कि आपने एक सांप्रदायिक खिलाफत आंदोलन को गांधी जी सहयोग कैसे कर दिया, केवल इतनी बात के लिए कि आपको मुस्लिम असहयोग आंदोलन में सपोर्ट कर दें। और आपने एक सांप्रदायिक, जो विदेश में चलने वाला आंदोलन है, उसे आपने एक सांप्रदायिक आंदोलन को कैसे अपनी सहमति दे दी, खिलाफत आंदोलन को। तो वो तो सेक्युलर इशू पे अलग हुआ था उनसे जिन्ना, और जिन्ना ने तो साफ कहा था कि ये धर्म की राजनीति, हालांकि उसकी आर्ग्यूमेंट में दम था, लेकिन गांधी जी फौरी तौर पर वो समझौता कर रहे थे। ऐसा थोड़ा ही है कि गांधी जी सांप्रदायिक हो गए थे, और कुछ वो व्यक्तिगत उसकी जो ईगो है और महत्वाकांक्षा है वो बहुत अधिक थी। खैर मित्रों, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्ना जब सेकुलर इतने वर्षों तक रहे हैं, गोखले के समय से लेके तब असहयोग आंदोलन के बाद तक, उसके बाद वो बहुत बाद में सांप्रदायिक मुस्लिम लीग को उन्होंने ज्वाइन किया, तो कियानी साहब ने भी कर लिया तो क्या हो गया, वो भी सांप्रदायिक हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि आईएनए में वो सांप्रदायिक टेम्परामेंट को लेके ही घुसे हुए थे। मतलब आर्मी के अफसर थे, हर कोई तो वहां आर्मी का अफसर नहीं बन सकता था। तो मित्रों,
कुछ लोग जो बर्मा में या उससे आगे पोस्टेड थे ब्रिटिश आर्मी में, वो अपनी आर्मी छोड़ करके इसमें आईएनए में शामिल हो गए थे, अपनी अच्छी नौकरी छोड़ करके। तो मित्रों, ये सब जो आरोप हैं, जिस तरह से आईएनए, सुभाष बाबू, इन सब चीज़ों को प्रश्नांकित किया जा रहा है, प्रश्नांकित करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप प्रश्न उठाइए, लेकिन उनका उत्तर सुनने के लिए फिर वहां रुकिए भी। ये नहीं कि आपने एक निर्णय दे दिया और वीडियो बना दी और सोशल मीडिया पे सनसनी ले ली और लाइक ले ली। ये कोई एक स्वस्थ तरीका नहीं है चीजों को गहराई से जानने का और स्पष्टता से जानने का। तो दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष सुभाष बाबू के पहले से ही कुछ और वीक पॉइंट भी, जिन्हें मैं उन्हें वीक पॉइंट नहीं मानता, जो लोग अभी ढूंढ कर लाएंगे, जो अभी सोशल मीडिया पर नहीं आए, उन्हें भी पहले ही पूर्व में डिस्कस किए दे रहा हूं। जैसे उन्होंने एक विदेशी पत्रकार से, महिला पत्रकार थी वो, उसने उनका इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू भी जहां तक मैं समझ रहा हूं पनडुब्बी में दिया गया इंटरव्यू है। वो पत्रकार उनके साथ ही रही थी इतने दिनों तक, जर्मनी से जब वो जापान जा रहे थे पनडुब्बी में। संभवतः वो पनडुब्बी के भीतर दिया गया इंटरव्यू है। पनडुब्बी के भीतर उन्होंने अपनी किताब भी, इंडियन स्ट्रगल, पनडुब्बी के भीतर ही लिखी थी, जिसमें बाद में उन्होंने एडिट भी करा और चीजें जोड़ी जर्मनी जाके। उस पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू में, सुभाष बाबू ने कहा था, शायद पनडुब्बी में तो नहीं दिया था, उन्होंने पूछा था कि भारत में अगर आपको आजादी मिल जाती है तो आप किस तरह का शासन चाहेंगे। सुभाष बाबू ने कहा था कि मैं लोकतांत्रिक शासन नहीं चाहूंगा, कम से कम 20 वर्ष के लिए मैं सैनिक शासन को भारत में कायम रखूंगा, जिससे लोगों में लोकतांत्रिक मूल्य, सांप्रदायिक सौहार्द, अनुशासन, राष्ट्रीय चरित्र, इन चीजों को विकसित कर सकूं। 20 साल के बाद मैं लोकतंत्र की बहाली या लोकतंत्र की संरचना की स्थापना हम करेंगे। मित्रों, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, द इंडियन स्ट्रगल किताब के बाद में जो इंटरव्यू दिया गया है, जो सुभाष बाबू की स्वयं की लिखी हुई है वो इंटरव्यू है, उसमें हिंदी में वो पब्लिकेशन डिवीजन, प्रकाशन विभाग से छपी है किताब। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी। उस इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू इन सोशल मीडिया वाले विद्वानों के हाथ लग गया, ये तो कल ये कहने लगेंगे कि वो पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी थे। देखो जी, इन्होंने तो कहा भी है, ऑन रिकॉर्ड है। अरे भाई, ऑन रिकॉर्ड है, कोई छिपा थोड़ा ही रहे हैं सुभाष बाबू इस बात को। वो बता रहे हैं कि मैं सैनिक शासन भारत में 20 वर्षों तक क्यों चाहता हूं। भाई, इसकी तो खोज करोगे, इस पे तो सोचोगे, या सुभाष बाबू को ही पढ़ोगे जो उन्होंने स्वयं लिखा है। उनके बारे में लिखा नहीं, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो सोचा है, वो अध्ययन तो पूरा करना पड़ेगा पहले। तो मित्रों, एक और बिंदु मैं पहले ही उठाई दे रहा हूं। इन बिंदुओं को बनाने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे। मैंने अपनी पुरानी स्मृति, कि ये भी कल इस तरह की बातें भी उठेंगी, तो इनका भी पहले से ही निराकरण मैं करे दे रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब जापान से सुभाष बाबू ने सहयोग लिया था, तो उन्होंने जापान के साथ कुछ संधियां की थी। आप ये जान लीजिए, वो संधियां, उनमें कुछ संधियां आपको अपमानजनक लग सकती हैं। जैसे कि जापान को 20 वर्षों के लिए अपनी बहुत सारी खदानें हमें भारत को, जापान को देनी थी, क्योंकि जापान फाइनेंशियली, हथियारों से, हर चीज से हमारी मदद कर रहा था, और उसके बदले वो कोई फ्री में निशुल्क तो कर नहीं रहा था।
तो सुभाष बाबू के साथ संधि में ये हस्ताक्षर हुआ था जब आजाद हिंद सरकार बनी और उसे जापान ने मान्यता दी और राष्ट्रों ने भी दी कि भारत 20 वर्षों के लिए अपनी कुछ खदानें जापान को देगा, जापान के व्यापार को भारत में प्रोत्साहित करेगा, उसकी बनाई हुई चीजों को। तो वे संधियां यदि कोई मूल रूप में पढ़े, अब तो मैंने आपको जैसे कि निवेदन किया कि 16-17 साल पहले वे सब संधियां भी, वे पेपर सब छप चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, उन्हें वे संधियां यदि इन विद्वजनों ने पढ़ ली तो ये उसकी भी आलोचना करेंगे। जैसे जापान फ्री में भारत की मदद करता और उसके बदले में उसे कुछ देना ही नहीं था। भाई फ्री में ही खरीद लो ना, फिर ये जितने भी फाइटर प्लेन्स आप खरीद रहे हैं रशिया से, अमेरिका से, ये भी फ्री में ही ले लो। तो संधियां तो करनी ही पड़ती हैं। वो उस केस में संधियां लागू होती यदि सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज भारत में अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हो जाती और उसका शासन हो जाता। एक और बिंदु का मैं पहले ही निराकरण किए दे रहा हूं सुभाष बाबू पे, हालांकि ये पुराना आरोप भी है कि जब आजाद हिंद फौज बर्मा तक पहुंची तो उन्होंने भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट की। यह पूरा सच नहीं है। भारतीयों ने उनकी धन से, स्त्रियों ने गहनों से उनकी खूब मदद की आजाद हिंद फौज की, क्योंकि उन्हें पैसे की उस समय जरूरत भी थी, संसाधनों की। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे थे जो सुभाष बाबू के आलोचक थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे और खबरें भी आजाद हिंद फौज की लीक कर रहे थे और आजाद हिंद फौज को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मित्रों, उन्हें आजाद हिंद फौज ने उनकी गांठ को ढीला किया था। वहां पर उनसे पैसे उनसे लिए गए थे, इसमें कोई झूठ की बात है भी नहीं। और जिस बड़े और महान उद्देश्य को लेकर आजाद हिंद फौज चल रही थी, तो उस उद्देश्य, वो नियत कितनी पवित्र थी, उस पर कोई सवाल या निशान नहीं लग सकता। इनवैलिड है। उस पर संदेह करना भी, सवाल आप उठा सकते हैं, पर संदेह से देखना पूरी तरह से इनवैलिड है। उनकी नीयत, उनकी दृष्टि, उनका विजन, इन सब, उनके मन की, उनका मानस समझे बगैर आप केवल उनके ऊपरी कृत्यों को देखकर ऐसे फौरी निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो मित्रों, आज थोड़ा मैं उत्तेजित स्वर में इतना कुछ कह गया, लेकिन इसके पीछे ये एक मेरे एक दुख की बात ये है कि सोशल मीडिया पर बिना पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। ये बिना पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अनपढ़ बुद्धिजीवी इतनी रोचक और ड्रामेटिक शैली में और ग्राफिक की मदद से ये वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उठा के इतने सुंदर तरीके से आपके सामने कबाड़ा कूड़ा पेश कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि गंभीरता के लिए लगातार जहां हमारे सोशल मीडिया पर कम होती जा रही है। हाँ, तो मित्रों, कहने को तो सुभाष बाबू पे और भी बहुत सारी बातें हैं और समय मिला और उत्साह रहा
तो इतिहास पर सुभाष बाबू, नेहरू, पटेल, पटेल नेहरू के रिश्ते, गांधी पटेल के रिश्ते, गांधी जी का दर्शन, नेहरू जी की सोच, उनका मानस, पटेल का मानस, इन सब चीजों पर आपसे बात करने का मन होता है। मित्रों, एक सलाह मैं आपको अवश्य दूंगा कि इतिहास की जो किताबें आप पढ़ते हैं वे तो पढ़िए ही अलग अलग लेखकों की, मूल संदर्भ ग्रंथ, ओरिजिनल सोर्सेज, जो मूल स्रोत होते हैं इतिहास के, वे अवश्य पढ़ने चाहिए। जैसे नेहरू की ऑटोबायोग्राफी मेरी कहानी, सरदार पटेल के पत्र जो नवजीवन ट्रस्ट से छपे हैं 11 खंडों में, एक एक खंड लगभग 700 600 पेज का है। उसके भी कुछ पत्र मैं आपको दूंगा। 20 साल पहले मैं दिल्ली से लेके आया था, हाथ की उंगलियां भी नीली हो गई थी जब उन्हें पकड़ के लाया था मैं, इतने भारी थे वो। नेहरू के 11 खंडों में छपे हुए पत्र, उनके लेख, उनके व्याख्यान सस्ता साहित्य मंडल से, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, उनकी सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज तो विशेष रूप से बहुत ही गहन पुस्तक है वो। जिन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन लोगों को सीधे भी पढ़िए। ट्रांसफर ऑफ पावर के जो ब्रिटिश दस्तावेज हैं, ओरिजिनल पब्लिश्ड हैं, लाइब्रेरियों में हैं, उन्हें पढ़िए। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब आजादी की कहानी, वो पढ़िए। जिन्ना को अगर कोई समझना चाहता है, उसके माइंड को स्टैनली वॉलपर्ट की लिखी हुई उसकी जीवनी, और उनके जो मित्र थे एमसी चागला, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, एमसी चागला, उन्होंने एक किताब लिखी है रोजेज इन दिसंबर, वो पढ़िए। जो एमसी चागला जो जिन्ना के दोस्त ही हैं, वो उनके पूरे माइंड, उनके सोचने के तरीके पर उसमें बात कर रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेज ओरिजिनल, वो सब पढ़िए। इतिहासकारों को आप शुरू में पढ़ सकते हैं, सुमित सरकार है, बिपिन चंद्रा है, ये हैं, सवार सिंह मजूमदार हैं, दुनिया तमाम के हैं, 1857 पैसन सेन है। मित्रों, सब कुछ पढ़िए, लेकिन मूल जो ग्रंथ है, ओरिजिनल जो सोर्सेज है, जिनके आधार पे हिस्टोरियन लिख रहा है, अपनी इंटरप्रिटेशन और व्याख्या दे रहा है, उन मूल ग्रंथों को पढ़ना एक गहरी और सच्ची दृष्टि विकसित करने के लिए अनिवार्य है। आप इससे कम गहराई में जाए बगैर गांधी, नेहरू, सुभाष, इन सब लोगों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इससे कम गहराई से काम नहीं चलेगा अभी। मतलब अब कोई व्यक्ति फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब लोगों पर टिप्पणी भला कैसे कर सकता है कि भाई बिना या तिलक, लोकमान्य तिलक जिन्होंने गीता रहस्य जैसी पुस्तक लिखी है, उनके पॉलिटिकल लेख इतने हैं जो उन्हें बिना पढ़े किसी ने लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ लिख दिया, आप केवल उसके आधार पर कैसे तिलक को समझ लोगे? तिलक ने जो लिखा है पहले उसे पढ़ना जरूरी है। मित्रों, गांधी के बारे में डीजी तेंदुलकर ने 8 खंडों में लिखी है किताब महात्मा। अब उन्होंने उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी, उनका जो डे टू डे, आज गांधी जी ने क्या किया, आज गांधी जी ने क्या कहा, वो डॉक्यूमेंटेशन है। गांधी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं प्यारेलाल, महादेव देसाई की मृत्यु के बाद जो प्यारेलाल रहे उनके सेक्रेटरी, उन्होंने 2 खंडों में किताब लिखी है, द लास्ट फेज ऑफ महात्मा गांधी। 2 मोटे मोटे खंड हैं। अंतिम दिनों में कैसे गांधी एक एलिनेशन में जी रहे हैं, सब उस मन स्थिति का, उस उनकी डे टू डे लाइफ का
उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेज हैं वो बेसिकली। दस्तावेज और मूल दस्तावेजों को पढ़े बिना एक पूरी इतिहास के जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी उनकी व्यक्तित्व का खांचा नहीं बन सकता, उन व्यक्तित्व का चित्र पूरा नहीं खींचा जा सकता। तो मित्रों, आज का वीडियो लंबा हो गया है काफ़ी, तो चलिए दोस्तों, अब इतिहास पर भी न चाहते हुए मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी, और उन पुरानी स्मृतियों से लगभग मैं मुक्त हो चुका था, लेकिन अभी जिस तरह का कुप्रचार और इतिहास की कुदृष्टि लगातार सर्वव्यापी होती जा रही है, उससे हमारी पीढ़ी, हमारे युवा लोग, साथी, ये तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। और आपको एक सूचना और देनी थी, स्पंदन से हमने इसका नाम बदल करके सनातन डिस्कवरी रख दिया है अपने चैनल का नाम। तो मित्रों, अधिक से अधिक लाइक कीजिए इसको और शेयर भी कीजिए, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी अन्य विषय के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।